ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आस्था दुबे आपका एडुग्रोन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी मूवमेंट्स, चैप्टर 8 क्लास 6 का। क्लास 6 का हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे इस चैप्टर में। जैसा कि चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट्स, हम बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे, कैसे वो मूव कर लेती है, बेंड कर लेते हैं हम उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, हमारे हाथ फ्लेक्सिबल हैं, हम हर जगह से जो है बेंड कर लेते हैं। वैसे ही एनिमल्स के भी मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे, वो कैसे मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, कैसे वो चलते हैं या दौड़ते हैं। अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ दौड़ते हैं, कुछ कूदते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट स्लाइड हमारी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये तो हमें पता ही, हम तो अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों की। सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जैसे कि एक मकान बनाने में क्या लगती है, ईंटें लगती हैं। एक एक ईंट जोड़ जोड़ के हम एक मकान बनाते। कहावत भी है कि एक एक ईंट जोड़ के एक मकान बना, तो हम एक मकान बनाते हैं एक एक ईंट जोड़ के। वैसे ही बॉडी कैसे बनी है, एक एक सेल को जोड़ के फिर ये बॉडी बन के आई है। पहले एक सेल था, फिर वो डिवाइड होके 2 सेल हुआ, फिर वो डिवाइड होके 3 सेल हुआ। इस तरह से क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हुए। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो इस स्लाइड में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, सेल्स को ही जोड़ जोड़ के पूरी बॉडी बनी है। हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनी है, हर एक ऑर्गन में सेल से ही वो ऑर्गन बना है। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुआ, हमारी यूनिट स्ट्रक्चरल क्या हुई, सेल हुई। ठीक है ना। Structure of living organism. The unit of structure of all living organisms from bacteria to trees, from amoeba to whale is called cell. अभी मैंने जैसे बताया स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, हमारी सेल है। बैक्टीरिया से लेके, देखो सबसे पहले हमारा अमीबा दिख रहा है आपको साइड में हमारा, तो हमारा सबसे पहले ये अमीबा जो आपको दिख रहा है इस पिक्चर में यहाँ पे। हाँ हाँ, 1 मिनट बेटो। ओके, ये जो अमीबा आपको दिख रहा है यहाँ इस पिक्चर में, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये सिर्फ एक सेल से ही बना है, एक सेल में ही जीता है और एक सेल में ही मर जाता है। जनरली ये एक सेल ही डिवाइड करके 2 हो जाते हैं, तो 2 अमीबा हो जाते हैं, 2 इंडिविजुअल अमीबा हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ है। तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और फर्स्ट लाइन हमारी यही कह रही है कि छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक, मतलब एक इंसेक्ट से लेके, एक अमीबा से लेके एक वेल तक जो इतनी बड़ी होती है, ह्यूमन बीइंग, वेल, एलिफेंट, टाइगर, व्हाटएवर यू कैन इमेजिन, सब सेल से बने हुए, सब सेल से बने हुए इतने बड़े बड़े फॉर्म में आ गए। एक सेल से ही बढ़ते 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 वो बनते जाते हैं और इतने बड़े फॉर्म में हमें दिखने लगते हैं। तो सबका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल ही है ना। Second point, unicellular organisms have only one cell that perform all the function of life, for example amoeba, bacteria, etc. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल से बना हुआ है, वो सारे लाइफ प्रोसेस अपने उसी एक सिंगल सेल से करता है। जैसे कि खाना पचाना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो भी है सब वो उसी सिंगल सेल से वो परफॉर्म करता है। उसके एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सब क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सब उस एक ही सेल में वो सारे फंक्शन अपने कर लेते हैं। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, कैसे ये एक सेल से सारा काम कर ले रहे हैं, फूड भी ले रहे हैं, डाइजेस्ट भी कर ले रहे हैं, उसको एक्सक्रीट भी कर दे रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पायर भी कर ले रहे हैं, रेस्पिरेशन भी हो जा रहा है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे एक सिंगल सेल से ये सब कुछ कर ले रहे हैं। ठीक है
लेकिन जो लोअर बीन है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल से अपने सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मेनी सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। इट्स नॉट, दे आर नॉट वेरी सिंपल एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बॉडी फंक्शन जो होते हैं, बॉडी ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग बॉडी ऑर्गन होते हैं। हर एक बॉडी ऑर्गन जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से बना होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मल्टी सेलुलर थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। यूनिसेलुलर पास एक ही सेल है तो कितने टाइप का बना हुआ, एक ही सेल से बना हुआ है, एक ही सेल में सारा लाइफ प्रोसेस कर लेना। लेकिन मल्टी सेलुलर हम जैसे ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर है, तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग चीजें परफॉर्म करने के लिए, राइट। जैसे स्टमक है, खाने को वो पचाता है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉपर सिस्टम है, लंग्स, ट्राकिया, ये सब है प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए। किडनी है, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, एक्सक्रीटरी चीजें हैं, वो हार्मफुल चीजें वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए छान के, है ना, राइट। तो हार्ट है, ब्लड पंप करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, राइट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गन के आपके पास क्या है, ये सारे ऑर्गन से अलग अलग टास्क, लाइफ प्रोसेस जो है लाइफ फंक्शन के लिए जरूरी है, लाइफ के लिए जो जरूरी है, उनको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है मल्टी सेलुलर ऑर्गन के पास। और हर ऑर्गन सेल से ही बने हैं, अपने ही एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल भी कई तरह के होते, कई टाइप के सेल होते, अलग अलग चीजों के लिए सेल होते। ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे। हो सकता है क्लास 6 में अभी आपके इस कोर्स में कम हो, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे डिटेलिंग पढ़ते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जितने आपके कोर्स में है उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सेल आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर कैरिंग आउट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन। जैसा कि मैंने बोला, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनाइज होते हैं, एक जगह आते हैं, वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन क्या होता है कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, या उस टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे हमारे अपर स्किन पे क्या होती है, इपिथेलियल सेल्स होते हैं अपर हमारी स्किन पे, जो हमारे स्किन को बाहरी इन्वायरमेंट और अंदर के हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी इन्वायरमेंट से। इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो ऊपर, उनका नाम होता है इपिथेलियल सेल्स, वो अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारा हार्ट पेरिकार्डियक उससे बना है, सेल से। ठीक है, और किडनी दूसरे सेल से बनी, स्टमक दूसरे टाइप ऑफ सेल से बने हुए। तो ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो आते हैं, इकट्ठा होते हैं एक जगह, एक स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए। मल्टी सेलुलर में जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके ना, ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड अ टिश्यू। अब एक जैसे सेल जो इकट्ठा होते हैं एक जगह, वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू। एक सिंगल है तो सेल है, अब ढेर सारे वैसे ही सेल एक जगह आ रहे हैं, ढेर सारे हो जा रहे हैं, डिवाइड हो के ढेर सारे इकट्ठा हो गए, तो वो क्या बना लिए, उनको क्या बोलेंगे, क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे। एक जैसे सेल जो ढेर सारे एक जगह आपको दिख रहे हैं वो क्या हो गए, टिश्यू हो गए। ढेर सारे सेल क्या हो गए, टिश्यू हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट, द टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। अब टिश्यू कितने ग्रुप में क्लासिफाइड होते हैं, 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं। ये टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। कितने तरह के टिश्यू होते हैं, 4 टाइप्स, यानी कितने तरह के सेल होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सेल। एक टाइप ऑफ सेल खूब एक ज्यादा सा हो गया तो वो टिश्यू बना लिया, ढेर सारे सेल हो गए एक टाइप के तो वो टिश्यू बन गए, तो वो एक टाइप का टिश्यू हो गया। ढेर सारे सेल हो गए एक टाइप के तो वो दूसरे टाइप का टिश्यू हो गया। समझ गए ना। जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले बताया, इपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म डिफेंस फंक्शन। इपिथेलियल टिश्यू यानी इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो डिफेंस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी बचाव करते हैं। आर्मी में होते हैं वो डिफेंस का काम करते हैं, क्योंकि इपिथेलियल जनरली ऊपरी परत के सेल होते हैं, ऊपरी परत के सेल होते हैं इपिथेलियल सेल। वो क्या करते हैं, डिफेंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि बचाते हैं, अंदर की चीजों को नुकसान ना हो पाए।
जैसे स्किन पे ऊपर एपिथेलियल सेल है, वो हमें बाहरी इन्वायरमेंट से स्किन के ऊपर है, ये हमें बचा रहे हैं अंदर से, कि अंदर कोई नुकसान ना हो पाए। एपिथेलियल सेल बाहरी इन्वायरमेंट से हमें बचा रहे हैं। हमारे इस हैंड में जो एपिथेलियल सेल ऊपर लगे हुए हैं, वो अंदर कुछ गड़बड़ ना हो पाए, इन्वायरमेंट से अंदर कुछ गड़बड़ ना हो पाए, इसके लिए वो एपिथेलियल सेल ऊपर लगे हुए डिफेंस मोड में, मैं कुछ अंदर कुछ भी हार्म नहीं होने दूंगा, एकदम फाइट के मूड में लगे हुए, यानी वो हमारी आर्मी है एपिथेलियल सेल। ओके, डिफेंस में। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट वन टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यूज टू अनदर। अब नाउ कनेक्टिव टिश्यू आ गए। ये कनेक्टिव टिश्यू यानी ये कनेक्टिव सेल्स कैसे होते हैं, एक टाइप के टिश्यू को दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव सेल्स, कनेक्टिव सेल्स होंगे ढेर सारे, टिश्यू बनाया। अब इसका काम क्या होता है, एक टाइप ऑफ सेल को दूसरे टाइप ऑफ सेल से कनेक्ट करना, जोड़ना, इसलिए इनका नाम हो गया कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, नाउ मस्कुलर टिश्यूज मूव द बॉडी पार्ट बाय कॉन्ट्रैक्शन। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज कैसे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, बॉडी पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो हेल्प करते हैं कि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, रिलैक्स हो पाए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, उसके लिए होते हैं ये टिश्यू, जिन्हें हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। नाउ नर्वस टिश्यू अलाउ मैसेज टू ट्रेवल अलाउंग इट। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, जो हमारे नर्व सिस्टम बना रहे हैं, नर्व्स बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो मैसेज ट्रांसफर करते हैं बहुत स्पीड। अगर आप आप एक हाथ अपना हाथ ले लो, ठीक है, उसको एक कैंडल के ऊपर रखो, आपको बर्न फील होगा, तुरंत तुरंत आपको बर्न फील होगा। ये मैसेज कौन ब्रेन तक दे रहा है, ब्रेन ही तो बता रहा है भैया तुम्हारा हाथ जल रहा है, हाथ हटाओ, है। तो ये मैसेज ब्रेन तक कौन दे रहा है, वही नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं ये नर्व सेल्स, नर्व टिश्यू जो बनाते हैं, ये मैसेज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू ऑफ्टन कंबाइन टू फंक्शन इन अ यूनिट मैनर। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, अलग अलग तरह के टिश्यू जो होते हैं कंबाइन होते हैं एक साथ, अक्सर एक साथ कंबाइन होते हैं टू फंक्शन इन अ यूनिट मैनर, एक साथ काम करने के लिए। क्योंकि इन अलग अलग टाइप के टिश्यू को कनेक्ट होके एक साथ काम करना पड़ता है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं वो कंबाइन होते हैं टू फंक्शन, एक फंक्शन करने के लिए, एक प्रॉपर प्रोसेस करने के लिए, एक साथ इन अ यूनिट मैनर, एक साथ जब वो लगते हैं तो एक काम होता है। समझ रहे हैं आप, जैसे कि खाना खाना है, खाना खाने के लिए क्या चाहिए, हाथ चाहिए, माउथ चाहिए और फूड चाहिए। अब ये तीनों कंबाइन होंगे तब तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा। हाथ ने खाना उठाया, मुंह में डाला, अब इन तीनों में से कोई भी ना रहे तो हो पाएगा फंक्शन। मुंह नहीं रहेगा तो डालोगे किसमें खाना की पेट में जाए, हाथ नहीं रहेगा तो किससे डालोगे, और खाना ही नहीं रहेगा तो खाओगे क्या। अब ये तीनों चीज क्या हुई, कंबाइन हुई, हाथ ने खाना उठाया, खाना उठा के मुंह में डाला। अब ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तीनों चीजों को कंबाइन होना पड़ा इन यूनिट मैनर टू परफॉर्म दिस फंक्शन। वैसे ही टिश्यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनको ऑफ्टन कंबाइन होना पड़ता है टू इन यूनिट मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। ना सच अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एन ऑर्गन। अब इन ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू कनेक्ट होते हैं इन यूनिट मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन, इन 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 ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन। वो एक ऑर्गन बना लिया, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू ने एक ऑर्गन बना लिया कंबाइंड होके, ताकि वो एक फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो क्या हो गया, वो ऑर्गन बन गया। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो कंबाइन हुए वो क्या बना लिए, ऑर्गन बना लिया। हम क्या बोलेंगे, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन होकर एक यूनिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन बना लिया उन्होंने। इट इज ऑफ्टन स्पेशलाइज्ड टू डू सम वाइटल एक्टिविटी, एग्जांपल हार्ट, स्टमक एटसेट्रा। ये कुछ वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ये ऑर्गन। जैसे ऑर्गन में क्या आ गया, हार्ट आ गया, स्टमक आ गया, किडनी आ गया, ये सब वाइटल एक्टिविटीज है। लाइफ लाइफ प्रोसेस के लिए ये सारे ऑर्गन जरूरी हैं, जीवन जीवन बने रहे, जीवित रहे आदमी, इन सब ऑर्गन जरूरी हैं। तो ये सब ऑर्गन कैसे बने, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ये ऑर्गन बने। और टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कहाँ से आए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से आए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, एक बार हम आपको इसको फिर से दोहरा देते हैं। सेल इज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। सेल, सबसे पहले सेल आता है, फिर सेल अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आते हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जब डिवाइड होते हैं
तो एक टिश्यू बनाते हैं, जैसे मान लो एक नर्व सेल है, वो डिवाइड होकर नर्व सेल ही तो बनाएगा, ढेर सारे नर्व सेल बन गए, तो वो क्या हो गया, उतने ढेर सारे नर्व सेल क्या हो गए, नर्व टिश्यूज कहलाएंगे। इपिथेलियल सेल है, डिवाइड होकर ढेर सारे इपिथेलियल सेल बन गए, तो उतने ढेर सारे इपिथेलियल सेल को ये तो नहीं कहोगे ढेर सारे इपिथेलियल सेल, तुम क्या कहोगे, इपिथेलियल टिश्यू। अब इसी तरह से चार हो गए हमारे, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन होते हैं तो क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिया, ठीक है। और ऑर्गन क्या करता है, ऑर्गन वाइटल फंक्शन, लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, वाइटल स्पेशलाइज फंक्शन, अपने हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है, जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट, when cellular organs are grouped together they form organ system। फिर ये ढेर सारे ऑर्गन जब ग्रुप टुगेदर एक साथ आते हैं तो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी इज अ बिग एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम पे वर्क कर रही है। लंग्स, लंग्स, उसके बाद आपका स्टमक, हार्ट, किडनी, ये सब कनेक्टेड है, ये पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम पे काम कर रही है, ठीक है। नाउ मेजर ऑर्गन सिस्टम इन बॉडी आर स्केलेटल, muscular, nervous, digestive, circulatory, respiratory, excretory, endocrine and reproductive। now major organ system human body का क्या है, skeletal। अब skeletal क्या होता है, जो हमारा बॉडी हड्डी का ढांचा है, हड्डी, हड्डी पे तो ये टिका हुआ है ये पूरा शरीर, तो स्कल से लेके पूरा ये सब हड्डी का ढांचा, तो वो हो गया स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, उस स्केलेटल सिस्टम को कौन ढका हुआ है, मसल्स, मसल्स ने स्केलेटल सिस्टम को ढका हुआ है, तो वो हो गया मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम को उसे सारे मैसेजेस कौन ट्रांसफर कर रहा है ब्रेन तक, नर्व्स, नर्वस सिस्टम वो हो गया। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया जो हमारा खाना पचाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया जो ब्लड सर्कुलेट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया जिससे हम सांस लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया जो अनडाइजेस्टेड हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे बॉडी से बाहर निकाल के फेंकता है, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम, ये हार्मोनल सिस्टम है, ये हार्मोन जो हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मम्मी पापा से उनके बच्चे, उनके बच्चे से उनके बच्चे, ऐसे तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन चलता रहता है, जीवन खत्म नहीं होता, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होता है, ठीक है। नाउ these system function in close coordination to enable the body to function properly। ये सिस्टम एक दूसरे के क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके साठ गांठ बैठा के काम करते हैं ताकि बॉडी एक प्रॉपर फंक्शन करती रहे, क्योंकि हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में और अच्छे से डिफाइंड वे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है मोटा मोटी समझिए, हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम बच्चे, आप सॉरी हम तो बड़े हो गए, अब आप बच्चे हो, तो आप बच्चे अपने मम्मा पापा पे डिपेंड करते हो। मम्मा पापा बुक्स ला के देंगे तभी तो पढ़ोगे, मम्मा पापा फीस देंगे तभी तो स्कूल जाओगे, मम्मा पापा, मम्मा ने खाना बनाया तभी तो आप खाओगे, तो आप किस पे डिपेंड करते हो, मम्मा पापा पे। ऐसे ही हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन हमारी बॉडी का दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड करता है, तो उन पे निर्भर होता है कि ये काम कर लेगा तभी तो हम ये वाला काम कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे वो डिपेंड करता है, तो ये सारे ऑर्गन के क्लोज कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करती रहे, प्रॉपर चलती रहे, लाइफ बनी रहे, ठीक है। an organism is made up of different organ system। तो एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना है। ईच सिस्टम परफॉर्म अ सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ईच सिस्टम जो है, हर एक ऑर्गन, ईच सिस्टम जो एक सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। द स्केलेटल सिस्टम अलॉन्ग विद मस्कुलर सिस्टम हेल्प इन मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम पे डिपेंड करता है कि ताकि बॉडी मूव कर पाए फ्लेक्सिबली। अगर सिर्फ स्केलेटन रहेगा, मस्कुलर रहेगा तो भी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, और सिर्फ मस्कुलर रहेगा, स्केलेटन रहेगा तो भी बॉडी खड़ी नहीं हो पाएगी बिना हड्डियों के। तो इसलिए स्केलेटन सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, मस्कुलर पे, मस्कुलर किस पे डिपेंड करता है, स्केलेटन पे। तो ये दोनों सिस्टम क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि बॉडी का मूवमेंट स्मूथली बना रहे। ओके, ना मूवमेंट्स इन एनिमल। अब हम एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके,
अभी तक हमने एक फंक्शन जनरल नॉलेज ली कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सब कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये सब हमने पढ़ा। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सब हमने पढ़ा। अब हम आते हैं पहले मूवमेंट इन एनिमल्स पे, एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एनिमल नीड्स टू मूव इन सर्च फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर, आल्सो टू एस्केप फ्रॉम द हंटिंग एनिमल्स। तो एनिमल्स को क्या जरूरत है? मूव करने की। क्यों मूव करने की जरूरत है भैया? एक जगह क्यों नहीं खड़े रह सकते? इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उनको अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। मेरा खाना किधर है, वो ढूंढेगा तभी तो खाएगा। जैसे लॉयन है, लॉयन क्या है? कार्निवोरस है, तो अब वो शिकार करेगा तभी तो उसको खाना मिलेगा, तो इसलिए उसको हिलना डुलना तो पड़ेगा। जानवरों को मारना पड़ेगा, इसलिए उसको मूवमेंट करना पड़ेगा। पानी के लिए उसको इधर उधर हिलना पड़ेगा, ठीक है। छांव के लिए कहीं रह सके, अपना घर ऐसा शेल्टर पा सके, उसके लिए उसको ढूंढना पड़ेगा। और अपने बचाव के लिए भी, शिकारियों से अपने आप को बचा पाए, इसलिए भी उसको मूवमेंट की जरूरत होती है, इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए animal needs to move in search of food, water, shelter and to escape from the hunting animals. इन सबों के लिए एनिमल्स को मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। नाउ एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज। अब एनिमल्स क्या होता है? अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से चलते हैं। कुछ रेंगते हैं, ठीक है, कुछ चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ उछलते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ स्विम करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से मूव। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थवॉर्म क्या करता है? रेंगता है। केंचुआ रेंगता है, तो दौड़ता तो है नहीं, वो तो रेंगता है। जेब्रा और हॉर्स वो क्या करते हैं? चलते हैं, दौड़ते हैं। कंगारू क्या करता है? वो उछलता है, दे हु। और बर्ड क्या करती है? फ्लाई करती है। फिश क्या करती है? स्विम करती है। द वे एन एनिमल मूव डिपेंड ऑन इट्स बॉडी स्ट्रक्चर। जिस तरह से एनिमल मूव करता है वो उसके बॉडी की बनावट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप कहो जेब्रा क्यों नहीं उड़ता, बर्ड क्यों नहीं चलती, तो जेब्रा उड़ नहीं सकता, उसकी बॉडी वैसी नहीं बनी है। बर्ड की बॉडी वैसी बनी है कि वो उड़ सके, हल्की, हॉलो, खोखली विंग्स हैं उसके पास, तो इस तरह से उसकी बॉडी बनी है कि वो उड़ सके। जेब्रा हैवी है, फुल ऑफ मसल्स है, मांस ही मांस है उसके अंदर, 4 पैर है उसकी, उसकी बॉडी वैसे नहीं बनी है कि वो उड़ सके, तो वो क्या करता है? चलता है, दौड़ता है। तो एक एनिमल का मूवमेंट डिपेंड करता है उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है, उस हिसाब से वो एनिमल दौड़ता, तैरता, रेंगता या चलता है, ठीक है। Now, based on the absence or presence of backbone, animal can be divided into two groups, vertebrates and invertebrates। अब देखो vertebrates and invertebrates का मतलब बहुत अच्छे से समझो। आप देखोगे आपके पीछे गले से ही स्टार्ट है, आपके हिप तक गई हुई है एक लॉन्ग बोन गई है, जो कि होती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसकी प्रेजेंस से ही पता चलता है कि एक एनिमल वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट्स के पास स्पाइनल कॉर्ड होती है और इनवर्टिब्रेट्स के पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। ये स्पाइनल कॉर्ड आपका समझ लो आधा दिमाग भी है, सिर्फ आपकी बॉडी को ही नहीं सपोर्ट कर रहा है सीधे रहने में, ये हाफ ब्रेन भी है आपका, समझ ये ब्रेन का भी काम करती है ये स्पाइनल कॉर्ड्स। तो इससे पता चलता है कि वो एनिमल वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट। हम वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट? हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, तो वर्टिबल कॉलम से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, हम वर्टिब्रेट है। कुछ एनिमल्स हैं उनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तो वो क्या हो गए? इनवर्टिब्रेट्स। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बताती है या बैकबोन बताती है, बैकबोन ही स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, तो उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस बताती है कि वो एनिमल वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है। एनिमल दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। वो एनिमल जिनके पास बैकबोन नहीं है वो इनवर्टिब्रेट है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स के पास बैकबोन नहीं होती, स्पाइडर के पास बैकबोन नहीं होती, अर्थवॉर्म के पास बैकबोन नहीं होती, स्नेल के पास नहीं होती, जेलीफिश के पास बैकबोन नहीं होती, पिग्स भी हैं कुछ हमारे पास, इन लोग के पास बैकबोन नहीं होती, दे आर इनवर्टिब्रेट्स। नाउ एनिमल दैट हैव बैकबोन यानी वर्टिबल कॉलम, जिनके पास बैकबोन है, वर्टिबल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वो वर्टिब्रेट्स हैं। एग्जाम्पल बर्ड्स के पास है, फिश के पास है, स्नेक के पास है, ह्यूमन बींग्स के पास है,
यानी फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल्स एंड बर्ड्स, इन लोग के पास बैकबोन होती है। देन दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, ये किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनके पास बैकबोन होती है। नाउ मूवमेंट इन अर्थवर्म, अर्थवर्म के पास बैकबोन होती है? नो। सी एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट, अर्थवर्म के पास बैकबोन नहीं होती है ना। मूवमेंट इन अर्थवर्म, तो अर्थवर्म बिना बैकबोन के कैसे चलता है? रेंगता है, ठीक है। क्रॉल, देख क्रॉल। The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end called segments। अब ये देखो, आपको बैकग्राउंड में ये पिक दिख रही होगी या अर्थवर्म की, इनकी बॉडी रिंग से बनी हुई है, ढेर सारी रिंग से बनी होती है जो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं सेगमेंट्स। क्या कहते हैं? सेगमेंट। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म के पास बोन नहीं होती, नॉट एट ऑल, एक भी बोन नहीं होती उनके पास। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन बॉडी सेगमेंट, उनके पास बोन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मसल होती है, इसीलिए उनको रेंगना पड़ता है। और ये मसल्स हेल्प करती हैं बॉडी को शॉर्ट और लॉन्ग करने में, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट से, और ऐसे ऐसे ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर एक्सपेंड होती है, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर एक्सपेंड हुई, ये थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर एक्सपेंड हुई, थोड़ा और आगे बढ़ा, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। पहले क्या करता है? फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सटेंड करता है और ये पार्ट ग्राउंड में फिक्स रहता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज एंड पुश द रियर। फिर ये पार्ट फिक्स कर लेता है और रियर एंड को आगे बढ़ाता है। समझ में आया? जैसे ये बॉडी है उसकी, उसने अपना टेल जो है फिक्स कर ली, पीछे का पार्ट, आगे का पार्ट एक्सटेंड किया, उसके बाद ये फिक्स कर लेता है, पीछे का पार्ट वो एक्सटेंड करता है, ठीक है। फिर ये फिक्स कर लिया, फिर आगे का पार्ट एक्सटेंड किया, फिर ये फिक्स कर लिया, ये पीछे का पार्ट एक्सटेंड, तो ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता है, ठीक है। It then shorten the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance. इस तरह से वो small distance cover करके आगे बढ़ पाता है। Repeating such expansions and contractions, the earthworm can move through soil. इस तरह से repetition of expansions and contractions से earthworm soil के में रेंग पाता है आराम से। Its body secretes a slimy substance to help the movement। आपने देखा होगा earthworm थोड़ा सा shiny जैसा होता है, वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है, स्लाइमी सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसकी चिकनाहट की वजह से वो और जल्दी आगे बढ़ पाता है। मूवमेंट इन स्नेल, अब स्नेल का देखो, द स्नेल हैज अ राउंड थिक स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। स्नेल का देखो, बैकग्राउंड में आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसका राउंड थिक स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर उसके बैक के ऊपर हमेशा रहता है। आपने देखा होगा जनरली रेनी सीजन में हमें बहुत ढेर सारे स्नेल दिख जाते हैं। इट्स कॉल्ड द शेल, ये थिक स्ट्रक्चर जो उसके बैक पे है इसे शेल कहते हैं। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इट्स नॉट मेड ऑफ बोन, इट्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये आउटर स्ट्रक्चर होता है बोन का, ये शेल जो है आउटर स्ट्रक्चर है स्नेल का, पर ये बोन से नहीं बना है, ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से। ये काफी हार्ड और थिक होता है, ठीक है। ये आउटर स्केलेटन, आउटर स्ट्रक्चर है उसका स्नेल का। ये जो शेल होता है, द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज टू बी ड्रैग। ये एक सिंगल यूनिट है, ये हेल्प नहीं करता स्नेल के मूवमेंट में, इसको अपने साथ वो घसीटते हुए ले जाता है, मतलब एक बोझ की तरह इसको ढोते हुए ये अपने साथ लेके जाता है। The snail can hide inside this shell to protect themselves from heat and enemy। स्नेल क्या होता है, इसे स्ट्रक्चर के अंदर, शेल के अंदर अपने आप को छुपा लेता है। अगर कोई खतरा उसे महसूस होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, हीट है, या कोई एनिमी उसको छुएगा, तो उसके पास जाओगे तो देखना वो तुरंत अपने शेल के अंदर घुस जाता है। वो हार्ड है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है, उससे स्नेल की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। आप देखो कब जनरली उसके ऊपर सॉल्ट डाल दो तो स्नेल मर जाता है, बहुत हीट होगी स्नेल मर जाएगा, तो वो इस शेल में ही अपने आप को छुपा के अपनी जान बचा पाता है, ठीक है। ओके, द फुट प्रोड्यूस स्लाइमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। स्नेल के भी फुट जो होते हैं स्लाइमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसका म्यूकस कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है वो। द स्नेल एक्चुअली क्लॉर ऑन द लेयर ऑफ म्यूकस, इसी म्यूकस के लेयर पे
वो रेंगता है स्नेल, इसी जो निकालता है स्लाइम चिपचिपा पदार्थ म्यूकस जो वो निकालता है, इसी के ऊपर वो रेंग पाता है, फिसल पाता है। Snail also have a pair of tentacles, the beard's eye at the tip. अब उसके आगे एक एंटीना जैसा 2 टेंटिकल्स निकले रहते हैं, उसी पे एकदम लास्ट पे टिप पे आई होती है उनकी, स्नेल की, उस टेंटिकल्स पे ही। ना मूवमेंट इन कॉकरोचेस, अब कॉकरोच में मूवमेंट देख लेते हैं ना। कॉकरोचेस में मूवमेंट, कॉकरोच बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन। कॉकरोच की बॉडी भी कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केलेटन से, ठीक है। उसका ऊपर वाला जो रेड रेड आपको दिखता है वो आउटर स्केलेटन है, वो हार्ड होता है। दिस आउटर स्केलेटन मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। ये आउटर स्केलेटन डिफरेंट यूनिट से बने होते हैं, एक जगह जो जुड़े होते हैं एक दूसरे, इससे क्या होता है मूवमेंट में आसानी होती है, वो मूवमेंट के लिए हेल्प भी करते हैं। या इसका हार्ड आउटर स्केलेटन स्नेल की तरह नहीं कि वो बिल्कुल हेल्प नहीं करते मूवमेंट में, एक ही यूनिट से बना हुआ। कॉकरोच के डिफरेंट यूनिट से बने हुए होते हैं। आउटर स्केलेटन जो हल्का सा हार्ड होता है वो मूवमेंट्स परमिट करता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग अटैच टू द ब्रेस्ट। 2 पेयर ऑफ विंग होती है कॉकरोच के पास जो ब्रेस्ट से अटैच होती है। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द 3 पेयर ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग। कॉकरोच के पास जो मसल्स होती है अलग अलग डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं उनके पैरों के पास, उनके पैर के पास मसल्स होती हैं। उनके कॉकरोच के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, ठीक है। हमारे पास 1 पेयर ऑफ लेग है, कॉकरोच के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग है, यानी टोटल कितने हो गए? 1 पेयर में 2 लेग, तो 2 पेयर में 4 लेग और 3 पेयर में 6 लेग, 6 टोटल लेग्स होते हैं उनके पास। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो उनके मूवमेंट में काम करते हैं, जिन पैरों के पास, उनके पैरों के पास मसल्स, डिस्टेंस मसल्स अटैच होती है जो उनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। द ब्रेस्ट मसल मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई। ब्रेस्ट मसल्स उनकी मूव करती हैं जब कॉकरोच अपने विंग्स यूज करता है फ्लाई करने के लिए। दो कॉकरोच हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग, दे कैन ओनली फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। कॉकरोच के पास विंग्स है लेकिन वो बहुत छोटे डिस्टेंस तक ही उड़ पाता है, यहाँ से उड़ के वहां चल जाएगा, वहां से उड़ के वहां चल जाएगा, ज्यादा दूर तक वो उड़ नहीं पाता। However, they are able to run and climb very fast with their leg across a variety of surface. लेकिन वो अपने पैर यूज करके बहुत तेजी से चढ़ सकता है, किसी भी तरह के सरफेस पे बहुत तेजी से चढ़ सकता है। Like all insects, cockroach has 3 pairs of legs. हर इंसेक्ट की तरह कॉकरोच के भी 3 पेयर होते हैं लेग्स के, ठीक है। तो कॉकरोच के क्या ऊपर का हार्ट जो होता है उसका स्केलेटन वो कुछ यूनिट्स, कई यूनिट से मिलकर बना होता है, तो वो थोड़ा सा मूवमेंट परमिट करता है। 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, लेग्स के पास मसल्स होती हैं जो हेल्प करती है मूवमेंट में। ब्रेस्ट मसल से विंग अटैच होता है उनका, जब वो उड़ते हैं तो वो ब्रेस्ट मसल्स हिलती हैं, ठीक है। विंग होने के बाद भी कॉकरोच बहुत ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता, लेकिन अपने पैर से बहुत तेजी से वो क्लाइम कर सकता है, भाग सकता है किसी भी तरह के सरफेस पे बहुत तेज स्पीड में, ठीक है। तो ये हमारा कॉकरोच का मूवमेंट हो गया। They walk in special manner, moving 3 legs at a time. स्पेशल मैनर में वॉक करते हैं, 3 पैर एक बार, फिर 3 पैर एक बार, ठीक है। कॉकरोच हैव अ पेयर ऑफ एंटीना दैट हेल्प देम स्मेल थिंग्स। उनके पास एंटीना भी होते हैं, एक पेयर एंटीना होता है जो हेल्प करता है चीजों को सूंघने में। They also have pair of sensors that can detect the slightest of movement and warn them any danger from behind. उनके पास पेयर ऑफ सीसी होता है जो थोड़ा भी मूवमेंट उनके पास आसपास होता है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं उस मूवमेंट को और डेंजर के बारे में उनको बता देते हैं, भैया पीछे कोई मूवमेंट हो रहा है, भाग लो जान बचा के। These organs motivate them to move. ये ऑर्गन्स इनको मोटिवेट करते हैं भागने के लिए, एंटीना, सीसी, ठीक है, ये सब मोटिवेट करते हैं भागो भागो डेंजर है। नाउ मूवमेंट इन फिश। फिश के मूवमेंट के बारे में जानते हैं आप। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both. आप जानते हो हेड भी उसकी टैपर होती है, टेल भी उसकी टैपर होती है, दोनों कोनी वाली होती है और बीच की बॉडी जो होती है वो थिक होती है फिश की। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। इस बॉडी शेप को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। दिस काइंड ऑफ शेप ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर। ये इस टाइप का बॉडी शेप जो होता है वो कम रेजिस्टेंस देता है, जिसकी वजह से वो वाटर में इजीली फ्लो कर जाता है, ठीक है। इस बॉडी शेप की वजह से वाटर जो है बहुत रेजिस्ट नहीं कर पाता उनका मूवमेंट और वो इजीली वाटर में
फ्लो करती हैं। द बोन्स और कार्टिलेज स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। बोन्स और कार्टिलेज स्केलेटन जो फिश का होता है, देखो बैकग्राउंड की पिक में आपको स्केलेटन उसका दिखेगा, वो कवर्ड होता है स्ट्रॉन्ग मसल से, स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। फिश हैव फिन्स एंड फ्लेक्सिबल बोन दैट हेल्प देम इन स्विमिंग। फिन्स उनकी जो ऊपर से देखो ये सब फिन्स हैं उनकी, ये सब फिन्स हैं, ठीक है, ये फिन्स हेल्प करती हैं उनके स्विमिंग में, जैसे ऐसे से करके वो आराम से स्विम कर पाती हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part. Swimming के दौरान front part of the body curve to one side and the tail part. एक साइड स्विमिंग के टाइम क्या होता है, एक फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी होती है वो कर्व हो जाती है वन साइड, ऐसे थोड़ी सी झुक जाती है और टेल लिए हुए, ताकि वो आराम से स्विम करके निकल सके। स्विमिंग के टाइम ऐसे होता है, स्विम टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। ना फ्रंट पार्ट क्या होता है, एक साइड झुक जाता है, टेल एक साइड झुक जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आराम से स्विम करके निकल जाती है। इनकी बॉडी ऐसे बनी होती है कि जब ये स्विम कर रही होती है तो इनका फ्रंट पार्ट एक साइड में कर्व होता है और टेल पार्ट एक अपोजिट साइड में कर्व हो जाती है उसके, तो इनकी स्विमिंग जो होती है बहुत ही स्मूथ हो जाती है और ये आराम से स्विम करके निकल पाती है। A series of such jerks make the fish swim ahead. This helped by the fins and the tail. तो ये जो स्विम होता है इनका, ये जो जर्क मिलता है, इससे क्या होता है, स्विम आगे, फिश आगे की तरफ बढ़ पाती है और इसमें क्या हेल्प करती है, फिन और उनकी टेल इसमें हेल्प करती है। द फिश फॉर्म अ कर्व, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड। सेम चीज है, जब वो स्विम करती है बॉडी एक साइड, फ्रंट पोर्शन एक साइड, टेल एक साइड, और इस जर्क मूवमेंट से क्या होता है, फिश आगे बढ़ जाती है इस वाले मूवमेंट से, और इसमें हेल्प कौन करता है, उनकी साइड की फिन्स और उनकी टेल। फिश सच एज शार्क्स हैव नो बोन्स इनसाइड। शार्क जैसी फिशेस के पास बोन्स नहीं होती, कोई बोन नहीं होती। Their skeleton entirely made of cartilage. उनका skeleton पूरा कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज बोन नहीं होती, एक सॉफ्ट पैलेट जैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है, बोन जैसा हार्ड नहीं होता। जैसे हमारा नेल कार्टिलेज का बना है, हमारे ईयर लोब्स ये सब, ये अपर पार्ट ऑफ ईयर ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। तो कार्टिलेज इज नॉट अ बोन बट इट इज अ सॉफ्ट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल थिंग, यू कैन से। आगे पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में और डिटेल में। तो शार्क जैसी फिशेस के पास बोन नहीं होती, पूरा स्केलेटन उनका कार्टिलेज का बना होता है। मोस्ट फिश हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्विम ब्लैडर दैट कैन बी फिल्ड विद एयर और एम्प्टी टू हैव टू मूव अप एंड डाउन इन वाटर। ज्यादातर फिश के पास क्या होता है, स्विम ब्लैडर, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये स्विम ब्लैडर दिख रहा है, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है कुछ फिशेस के पास। उसमें क्या होता है, उसमें एयर भर जाती है और फिर एम्प्टीड हो जाती है, फिर भर जाती है, फिर एम्प्टीड हो जाती है। इससे क्या होता है, फिश को अप एंड डाउन वाटर में मूव करने में हेल्प मिलती है। नाउ मूवमेंट इन स्नेक्स। अब स्नेक्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको स्नेक की पिक दिखी रही है। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मेनी थिन मसल्स। उनके पास लंबी सी लॉन्ग बैकबोन होती है और ढेर सारी छोटी छोटी पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। पहली बात, स्नेक के पास लॉन्ग बैकबोन होती है और पतली पतली ढेर सारी थिन मसल्स होती हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसके बावजूद कि वो बहुत दूर होती हैं एक दूसरे, तब भी कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए वो स्केली अपीयरेंस देता है। Muscles also interconnected the backbone, ribs and skin. मसल और इंटरकनेक्ट करती है किसको, बैकबोन को, रिब्स को और स्किन को। स्नेक डू नॉट हैव लिम्स। स्नेक के पास लिम्ब नहीं होता, हम जानते हैं, लेग, आर्म, विंग्स ये सब नहीं होते उनके पास। दे मूव क्रॉलिंग ऑन देयर बेली। वो आगे बढ़ते हैं अपने पेट पे आगे रेंगते हुए, वो आगे बढ़ते हैं। दे हैव स्केल्स व्हिच कवर देयर बॉडी एंड हेल्प देम टू ग्रो। उनके पास स्केल्स होते हैं, स्किन देखो स्केली होती है, खुरदुरी टाइप की, वो हेल्प करती है उनको आगे रेंगने में। मोस्ट स्नेक मूव इन अ वेव लाइक मैनर। ज्यादातर स्नेक कैसे मूव करते हैं, वेव लाइक मैनर में, जैसे वेव्स मूव करती हैं।
देयर फ्लेक्सिबल बैकबोन हेल्प देम इन द मूवमेंट, उनकी बैकबोन फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट आसान हो पाती है। द स्नेक बॉडी कर्व लाइक अ वेव इनटू मेनी लूप्स, स्नेक की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, स्नेक ऐसे गुठली बना के बैठ जाता है, गोल सा पूरा अपनी बॉडी को कर लेता है। तो उसकी उनकी ब्लैक बोर्ड इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो ऐसे भी अपनी बॉडी को कर लेता है, कई लूप्स में लपेट लेता है। ईच लूप्स ऑफ द स्नेक गिव्स फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। नाउ उनकी बॉडी में जो लूप्स होते हैं, रिंग रिंग टाइप के जो लूप्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं इनको ऐसे गुट्ठी बनाने में, और उनकी फ्लेक्सिबल ब्लैक बैकबोन भी। अब नौ यही जो लूप्स होते हैं ये भी हेल्प करते हैं उनको ग्राउंड में आगे रेंगने के लिए, ठीक है, उनको आगे पुश करते हैं ग्राउंड में ताकि वो आगे रेंग के जा पाए। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। इस लूप की वजह से स्नेक ज्यादा तेज आगे बढ़ पाता है लेकिन सीधे नहीं चल पाता। स्नेक हमेशा वेव की तरह जाता है, कभी सीधे नहीं रेंगता, तो ना हमेशा ऐसे वेव की तरह रेंगता है। इन लूप्स की वजह से वो ऐसे वेव की तरह रेंगता है, ठीक है। और यही लूप्स हेल्प करती हैं उनको ग्राउंड में पुश करती हैं फॉरवर्ड, ताकि वो और आगे रेंग पाए और जल्दी जल्दी रेंग पाए। नाउ मूवमेंट इन बर्ड्स, अब बर्ड्स के मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। द बोन्स ऑफ द बर्ड आर हॉलो विच मेक्स देम लाइट वेट। बर्ड की जो बोन होती है हॉलो होती है, खोखली होती है, अंदर से खोखली होती है, इसलिए लाइट वेट की होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से बर्ड उड़ पाती है। द बोनी पार्ट ऑफ देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग विच हैव स्पेशल फेदर्स फॉर हेल्पिंग इन फ्लाइट। तो जो बोनी पार्ट उनका होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है फोर लिम्स में, यानी विंग्स, जिसकी वजह जिसमें फेदर्स होते हैं, फेदर्स आपने देखेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट से फेदर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो उड़ पाते हैं। Their bodies are streamlined which make it easier for them to move through air. उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, टैपर्ड होती है दोनों एंड से, फ्रंट एंड बैक, और बीच में उनका मोटी सी थिक होती है ताकि वो हवा में उड़ पाए। वैसे ही फिश की भी होती है ताकि वो पानी में तैर पाए, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। Their shoulder bones are strong. बर्ड्स की शोल्डर बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। Their breast bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. ब्रेस्ट मसल्स उनकी स्ट्रांग होती हैं ताकि वो विंग्स को पकड़ पाए और उड़ते समय वो अप एंड डाउन करते हैं, तो वो उसको भी वो होल्ड कर पाए, उससे बर्ड को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उनकी ब्रेस्ट मसल जो होती है वो स्ट्रांग होती है। They have powerful chest muscle which help them flapping their wings during flight. जैसा कि मैंने बताया powerful chest muscle होती है। How do bird flies? Downstroke and upstroke. Downstroke नीचे गया feather, upstroke ऊपर गया उनकी विंग, इस तरह से वो बर्ड उड़ती है। हमने बहुत देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में। The wings are moved down and forward, lifting the body in the air. This movement is termed downstroke. विंग्स क्या होती है, नीचे जाती हैं बॉडी को ऊपर उठाते हुए, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, डाउन स्ट्रोक। देन द विंग्स आर लिफ्टेड अपवर्ड इन प्रिपरेशन फॉर अनदर डाउन स्ट्रोक, दिस मूवमेंट इज टर्म एज अप स्ट्रोक। फिर उसकी विंग क्या होती है, ऊपर जाती है ताकि वो फिर से ये नीचे वाला मूवमेंट कर पाए। तो जब ऊपर जाती है तो वो अप स्ट्रोक होता है, और डाउन स्ट्रोक ये होता है जब नीचे आती है, बॉडी आगे बढ़ी, विंग्स नीचे गई तो बॉडी को आगे पुश किया, फिर वो ऊपर जाती है, अप स्ट्रोक लेती है ताकि वो फिर से डाउन स्ट्रोक ले पाए, फिर ऐसे स्ट्रोक लेती है तो वो फिर और आगे बढ़ती है। आई गेस आप समझ गए होंगे, डाउन स्ट्रोक लेने से उसकी बॉडी आगे बढ़ती है। तो जब विंग्स नीचे जाती है और बॉडी आगे बढ़ती है तो उसे डाउन स्ट्रोक कहते हैं, और जब विंग्स ऊपर आ जाती है तो उसे अप स्ट्रोक कहते हैं। मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स, अब हम ह्यूमन बींग्स के मूवमेंट पढ़ेंगे। The framework of 206 bones in the human body is called human skeleton. ह्यूमन कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स ह्यूमन बॉडी में होती हैं, ह्यूमन स्केलेटन में होती हैं, जिसे हम ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है, शेप देता है और सपोर्ट देता है बॉडी को। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन,
जो नाजुक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है ये बोनी स्ट्रक्चर, स्केलेटन ह्यूमन बॉडी का। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है ये स्केलेटन सिस्टम, ये हड्डी का ढांचा। बोन्स आर फिल्ड विद सब्सटेंस कॉल्ड मैरो विच प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। बोन्स फिल होते हैं बोन मैरो से, मैरो सब्सटेंस होता है उससे बोन फिल होते हैं, भरे हुए होते हैं। और ये बोन मैरो क्या क्या बनाता है, ब्लड सेल्स बनाता है। ब्लड सेल्स, जो ब्लड में जो सेल्स होते हैं यही बोन मैरो बनाते हैं ना। और ये बोन मैरो कहाँ होते हैं, बोन के अंदर फिल होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन ना, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले स्कल, स्कल यानी ये आपकी सर की हड्डी, ये पूरे मुंह की हड्डी को हम क्या कहते हैं, ये मेजरली ये ब्रेन को जो कवर की स्कल है। ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। स्कल में जितनी बोन होती हैं फिक्स्ड होती हैं, टूटी फूट अलग अलग नहीं होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। एक्सेप्ट द लोअर जॉ, सिर्फ लोअर जॉ को छोड़ के सारी ये अपर बोन्स ये पूरी फिक्स्ड हैं, अलग नहीं है। सिर्फ ये जॉ अलग होती है ताकि जब हम फूड को च्यू कर रहे हो तो इसको तो हिलना पड़ेगा ना, तभी तो च्यू हो पाएगी। सिर्फ ये अलग होती है, बाकी सारी फिक्स्ड होती है। Now, the lower jaw can be moved to chew food and talk. The skull protect the brain from injury. Lower jaw इसलिए अलग होती है ताकि हम फूड च्यू कर पाए, चबा पाए, बातें कर पाए, तो इसको हिलना पड़ता है, इसलिए ये अलग होती है। बाकी सारी फिक्स्ड होती है। स्कल जो होता है हमारे ब्रेन को किसी भी इंजरी से बचाता है। ना रिब केज, रिब केज जो हमारे चेस्ट पे कवर्ड है, जो हमारे लंग्स को कवर्ड किया हुआ है वो है रिब केज। ये देखिए ये हमारा रिब केज है, ये जिसके अंदर हमारा लंग्स और हार्ट है। मोस्ट पीपल हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। ज्यादातर लोगों के पास 12 पेयर ऑफ रिब होते हैं, 12 पेयर होते हैं, यानी 12 इस साइड से 12 इस साइड से आए हुए होते हैं। रिब केज प्रोटेक्ट द 12 इस साइड से 12 इस साइड से, होपफुली आपको दिख रहा होगा, दोनों तरफ से रिब आई होती हैं, ये पेयर होते हैं, 12 इस साइड होते हैं 12 इस साइड होते हैं, इनको 12 पेयर ऑफ रिब्स कहते हैं। ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्हीं के अंदर हमारा लंग्स और हार्ट होता है, रिब केज के अंदर। नाउ बैकबोन यानी स्पाइनल कॉर्ड। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। बैकबोन किससे बनी है, 33 स्मॉल बोन से बनी है, जिनको हम कहते हैं वर्टिब्रे। ठीक है। The rib cage is joined to these backbone. इन्हीं बैकबोन से रिब केज ज्वाइंट होता है, इन्हीं बैकबोन से रिब केज ज्वाइंट होता है। हमारी बैकबोन 33 बोन से बनी होती है जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं, और इन्हीं वर्टिब्रे से हमारा रिब केज जुड़ा होता है। If backbone was made up of only one long bone, we would not be able to bend. अगर बैकबोन सिर्फ एक ही बोन लंबी सी बनी होती तो हम बेंड नहीं कर पाते, इतना फ्लेक्सिबल हमारी बैक साइड नहीं होता, हमें बेंड करना, उठना, बैठना, इस सब इतना आसानी से नहीं कर पाते क्योंकि एक जगह स्टिफ हो जाता। इसलिए छोटे छोटे कई सारी बोन से 33 बोन से हमारी बैकबोन बनी हुई होती है। नाउ लिम्स, लिम्स यानी हाथ पैर, क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है। नाउ लिम्स, वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। द लेग, 2 पेयर होते हैं, एक लेग और एक पेयर हैंड्स का। ठीक है। We use for walking. The legs यानी hind limbs we use for walking. The arms यानी four limbs allow us to do a variety of tasks. अलग अलग काम कर सकते हैं अपने हम 4 limbs से यानी हाथों से, जैसा कि उठाना ऑब्जेक्ट को, इधर उधर रखना, लिखना, ये सब काम हम किससे करते हैं, अपने हाथ से ही तो करते हैं ना। अब आ जाते हैं pelvic bone. The enclose the portion of our body below the stomach part you sit on. pelvic bone ये है, ये स्टमक के नीचे ये जो पूरा पोर्शन कवर की हुई है ये pelvic bone है जिसपे हम बैठते हैं। मेजरली हम कह सकते हैं हिप बोन्स। ठीक है ना। जॉइंट्स, अब जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। Joints are places where 2 or more bone meets. Bones are rigid structure that cannot bend. All your movements are brought about by joints and muscles. Joints may be fixed, immovable, or movable.
ना अब इसको देखिए, जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। जॉइंट्स क्या होती है, जैसे ये हमारी जॉइंट हो गई, एक रिस्ट पे जॉइंट हो गई, एक एल्बो पे जॉइंट हो गई, ठीक है। ऐसी कई सारी जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में। ये जॉइंट्स किस लिए होती हैं, ताकि हमारा मूवमेंट फ्लेक्सिबल हो पाए, ठीक है, हमारा मूवमेंट फ्लेक्सिबल हो पाए। जॉइंट वहां होती हैं जहां दो बोन आके मिलती हैं, जहां दो बोन आके मिलती हैं वहां पे एक जॉइंट बनता है, ठीक है। जॉइंट मूवेबल भी हो सकती है, यानी हिलने डुलने वाली भी हो सकती है, और इमूवेबल भी हो सकती है, जो एकदम स्टिफ हो, जो हिले डुले ना। तो दो तरह की हो सकती हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स हमें हेल्प करती हैं बेंड होने में, स्ट्रेट होने में, फ्लेक्सिबली काम करने में जॉइंट्स हमारी हेल्प करती हैं। नाउ अब फिक्स जॉइंट क्या होती है, फिक्स जॉइंट सच एज दोज ऑफ द स्कल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फिक्स जॉइंट जैसे हमारी स्कल यहाँ से पूरी फिक्स्ड है, बस ये जॉइंट जो है मूवेबल है जॉ की, ठीक है, बाकी तो फिक्स्ड है। ये क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। स्कल क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन, नोज आईज इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। फिक्स है ये, नहीं ये सब नहीं हिल सकता, यहाँ कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट एंड सपोर्ट। जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होती है वो बहुत कम मूवमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट कैन मूव क्वाइट फ्रीली अलाउ वेराइटी ऑफ मूवमेंट। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होती हैं वो आसानी से मूव करती हैं और तरह तरह के मूवमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे कि हमारी कलाई फ्रीली मूवेबल है, राइट। नाउ द फोर मेजर मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर, फोर मेजर कौन सी हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का आपका डायग्राम। तो हम जॉइंट्स पे थे, तो मूवेबल जॉइंट्स में आते हैं हमारे बॉल एंड सॉकेट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये शोल्डर जॉइंट है। उसके बाद पाइवोट जॉइंट आते हैं, जो यहाँ पे हमारे एंकल पे, या सॉरी यहाँ पे होते हैं हमारे, जहाँ से हमारा आर्म्स दोनों यहाँ पे जुड़ते हैं, वहां पे ये होता है पाइवोट जॉइंट, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हमें प्रोवाइड करवाता है। और ये पैर पे पास, जो ये नी के पास जो ये जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट, इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। और एक और जॉइंट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सबके बारे में एक एक। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि यहाँ शोल्डर पे होता है हमारा। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल लाइक सरफेस ऑफ द बोन फिट्स इट्स टू अ कप लाइक हॉलो इन द अदर। बॉल लाइक सरफेस, ऐसे गोल, कप लाइक हॉलो में फिट होता है ऐसे, ठीक है। इस वजह से ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल जॉइंट इन द हिप एंड द शोल्डर दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्किल। तो ये मैक्सिमम मूवमेंट देता है। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन सा जॉइंट देता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक जॉइंट बॉल जैसा होता है, एक कप जैसा होता है, जो ऐसे फिट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा मूवमेंट यही प्रोवाइड करता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि हमारे ये शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिप बोन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। ये पूरा मूवमेंट देती है, पूरा कंप्लीट एक सर्किल का मूवमेंट दे देती है, आप घुमा सकते हैं, ठीक है ना। Pivotal joint. In this joint, the rounded surface of one cylindrical bone fits into a ring form the other, such that one bone is able to rotate over the other. इसमें क्या होता है, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर रोटेट कर जाती है, ठीक है। In this joint, the rounded surface, देखिए ये देखिए यहाँ पे द राउंडेड सरफेस, ये एक राउंडेड सरफेस है, एक ये सेमी सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक ये जॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन सिलिंड्रिकल बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म द अदर। एक रिंग जैसा बनाता है सेमी सर्कल और एक सिलिंड्रिकल सर्कल, इसमें पूरा ऐसे ये घूम जाता है, पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म द अदर सच दैट वन बोन इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर। ये जो आपका सेमी सर्कुलर ये है आपका रिंग जैसा जो फॉर्म करता है, और एक सिलिंड्रिकल, इस सिलिंड्रिकल पूरा दूसरी बोन पे, यानी सेमी सर्कुलर जो ये होता है रिंग फॉर्म, उस पर पूरा घूम जाता है ये, यानी एक बोन दूसरी बोन के ऊपर पूरा ग्लाइड कर रही है, ठीक है। सच दैट वन बोन इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर, ये पाया जाता है पाइवोटल जॉइंट में। इस तरह के मूवमेंट कि एक बोन दूसरे के ऊपर रोटेट कर रही है, एक 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 सिलिंड्रिकल बोन होती है और एक रिंग फॉर्म बोन होती है पाइवोटल जॉइंट में।
इसके एग्जाम्पल का जॉइंट वेयर द स्कल जॉइंस द फर्स्ट टू वर्टिब्रे और द बैकबोन। स्कल और दो पहले वर्टिब्रेट जहां ज्वाइन होते हैं ये पाइवोटल जॉइंट है। अलाउस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इससे क्या होता है, हम अपना हेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। पाइवोटल जॉइंट कहाँ पाई जाएगी, हमारे स्केल बोन और पहली दो वर्टिबल कॉलम पे। रीढ़ की हड्डी जो होती है 33 बोन से बनी हुई है, और हमने पहले पढ़ा उनमें जो दो पहले वर्टिबल दो कॉलम होते हैं, दो बोन्स होती है, उनमें ये जॉइंट्स बनी रहती है पाइवोटल जॉइंट, जिसकी वजह से हम अपना सर आगे पीछे ऐसे घुमा पाते हैं। ठीक है ना। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ होती है, दिस पॉइंट प्रोवाइड्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट सिमिलर टू द हिंज ऑफ अ डोर। जैसे कि डोर पे हिंज लगी होती है, जिसकी वजह से डोर खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, यानी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करती है ये वाली जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट एट द नीज, नीज के पास जो ये जॉइंट होती है, द एल्बो एंड फिंगर्स, एल्बो के पास और फिंगर्स पे ये जॉइंट होती है, that allow only a back and forth movement not more than 180 डिग्री, यानी ये 360 डिग्री नहीं घूम सकता, सिर्फ 180 डिग्री घूम सकता है। हिंज जॉइंट ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि डोर पे हिंज लगी होती है आगे पीछे करने में हेल्प करती है, उसी तरह ये जॉइंट होती है, ये फिंगर्स पे होती है, एल्बो पे होती है, नी पे होती है ये जॉइंट, हिंज जॉइंट। जैसे कि ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आपका प्रोवाइड करा रही है। Now gliding joint. This joint allows two bones glide over each other, providing little movement in all direction. इसमें क्या होता है, दो बोन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर जाती हैं और ये बहुत कम मूवमेंट प्रोवाइड कराता है ग्लाइडिंग जॉइंट। जैसे कि एंकल, जहाँ पे हम सॉक्स हमारा आ जाता है, पायल आ जाती है, वहां पे वो वाली जॉइंट जिसपे हल्का सा बस एक मूवमेंट, ग्लाइड मूवमेंट हो पाए, बहुत कम मूवमेंट। ग्लाइडिंग मोशन कंसिस्ट ऑफ साइड टू साइड एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। जैसे अपना पैर आप घुमाइए एंकल पे, जहाँ पे पायल होती है, देखिए बहुत हल्का मूवमेंट ही कर पाएंगे, साइड बाय साइड, ऊपर नीचे हल्का मूवमेंट, ये होती है ग्लाइडिंग, जिसमें एक बोन दूसरी के ऊपर ग्लाइड कर जाए। नाउ द कार्टिलेज, बिंगो, हम लोग कार्टिलेज पढ़ रहे थे ना वहां पे कि शार्क में कोई बोन नहीं होती, सिर्फ कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का स्केलेटन होता है। तो अब हम कार्टिलेज के बारे में और डिटेलिंग जान लेते हैं। द बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर, बोन क्या होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है, कठोर होती है, टफ होती है, टाइट होती है। दे कैन नॉट बेंड, वो बेंड नहीं हो पाती है। दे आर नॉट इलास्टिक, इलास्टिक भी नहीं होती कि फैल जाए सिकुड़ जाए, फैल जाए सिकुड़ जाए। द एंड ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विद अ टफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। बोन का एंड टफ इलास्टिक टिश्यू से कवर्ड होता है, जिन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। यही टफ इलास्टिक टिश्यू जो होते हैं वो कार्टिलेज कहलाते हैं, जो बोन के एंड में कवर्ड होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज मेक द एंड ऑफ द बोन स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। कार्टिलेज क्या करता है, बोन्स को स्मूथ बनाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, ताकि ये मूव कर पाए, जॉइंट्स में मूव कर पाए। ठीक है, there are some additional part of the skeleton that are not as hard as the bone and which can be bent. These are called cartilage. एडिशनल पार्ट ऑफ स्केलेटन भी है जो एज हार्ड एज बोन जैसा नहीं है और आसानी से मूव कर जाता है। ये किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से। जैसे मैंने बनाया ये ईयर्स कार्टिलेज के हैं। ठीक है, यू कुड फील कार्टिलेज इन अपर पार्ट ऑफ योर ईयर, ईयर पे आप कार्टिलेज फील करते हैं। फ्रंट पार्ट ऑफ नोज, ये भी कार्टिलेज है, फ्रंट पार्ट नोज का। ये स्केलेटन पे देखोगे तो ये हॉलो होगा यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे कार्टिलेज है, बोन नहीं है। ठीक है, these parts are not as hard as bone and can be bent. ये बोन की तरह हार्ड नहीं है और can be bent, can be bent. These are made of cartilage. These are tough tissues, they are not bones. How bones move, bones कैसे move करती है। Bones move with the help of joints. आपको पता है joints की वजह से bone move कर जाती हैं। Joint can bring about movement without the help of muscles. Joint बिना muscles की help पे movement आपको प्रोवाइड करा देता है, आराम से मूव कर जाती है। मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्टनिंग एंड रिलैक्सिंग, लेंथनिंग। मसल भी ऐसे कॉन्ट्रैक्शनिंग और लेंथनिंग से मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कौन, मसल्स। वन एंड ऑफ द मसल अटैच टू अ मूवेबल बोन, एक एंड जो होती है मसल्स की मूवेबल बोन पे अटैच होती है और अदर जो होती है वो फिक्स बोन पे अटैच होती है। जैसे कि ये जॉइंट से एक बोन मूवेबल बोन पे अटैच है, एक फिक्स पे अटैच है, जिसकी वजह से आराम से मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथनिंग हो पा रहा है।
व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम शॉर्टर, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो नेचुरली ये शॉर्टर होगी, स्टिफर एंड थिकर, स्टिफ और थिक हो जाएगी। इट पुल्स द बोन एंड मसल्स कैन पुल, इट कैन नॉट पुश। अ मसल कैन पुल, मसल पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती, कैन नॉट पुश। मसल कैन पुल बट कैन नॉट पुश, खींच सकती है, पुश नहीं कर सकती है, ठीक है। Thus a pair of two muscles have to work together to move a bone, इसलिए दो पेयर ऑफ मसल्स को एक साथ काम करना पड़ता है एक बोन को मूव करने के लिए। एक फिक्स से अटैच होती है, फिक्स्ड बोन से, और एक मूवेबल बोन से एक एंड अटैच होता है। When one of them contract, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, the bone is pulled in that direction, the other muscle, the pair relax, और other muscle of pair relax हो जाती है to move the bone in opposite direction, ताकि बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सके। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथनिंग में काम करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक लेंथनिंग करती है। दो मसल्स का पेयर जॉइंट होता है, एक फिक्स एंड से जॉइंट होता है, एक मूवेबल बोन से जॉइंट होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये काम पुश और पुल का आसानी से हो पाए, इतना समझ लीजिए। The relaxed muscle contract to pull the bone towards its original position while the first relax, एक रिलैक्स एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलैक्स एक कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से काम चलता है। इस तरह से मसल का काम करता है, मसल का काम चलता है। पेयर में वो काम करती है, फिक्स एंड से अटैच होती है बोन की, एक मूवेबल एंड से अटैच होती है। कॉन्ट्रैक्शन और लेंथनिंग से ये काम करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक रिलैक्स करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक रिलैक्स करती है, ठीक है। ये हमारा मसल्स का काम है। तो बच्चों हमारे चैप्टर में आज इतना ही था। बॉडी मूवमेंट्स में हमने एनिमल्स का पढ़ा, ह्यूमंस का पढ़ा, बाकी चीजें पढ़ी, अलग अलग एनिमल्स के मूवमेंट पढ़े, ह्यूमंस के मूवमेंट पढ़े, स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, मसल्स के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में जाना, 4 मेजर जॉइंट्स के बारे में, सेल्स के बारे में जाना, टिश्यूज के बारे में जाना। तो ये चैप्टर और एट द एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आपको कुछ समझ में ना आया हो तो इसको वापस रिपीटेड पढ़िए, रिपीटेड सुनिए, सब इजली समझ में आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। एडू ग्रोथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और एडू ग्रोथ देखते रहिए। थैंक यू।